मध्यकालीन भारत की हमारी ये पहली क्लास है। इसमें हमने प्रयास किया है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हों, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने प्रयास किया है कि मल्टीपल सोर्सेज से तथ्यों को लाकर एक जगह पर समराइज़ करने का प्रयास किया है। आप इसको पूरी तरीके से पढ़ के जाइए। 90 to 95% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे प्रीलिम्स के। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ना। मध्यकालीन भारत, इसी को आज स्टार्ट करेंगे हम। आप लोग क्या करिएगा कि स्टार्टिंग में ही इसके जो क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी जो हम एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप सुनते जाइएगा साथ साथ, है ना, और इसमें देखते जाइएगा। सबसे पहले स्टार्ट होता है मेडवल हिस्ट्री, आपका समझिए कहाँ से। अरबों का भारत पर आक्रमण से, है ना। अरबों का भारत पर आक्रमण से स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या था कि जो अरब प्रांत था ना, अरब प्रांत या अरब साम्राज्य में क्या होता था कि वहाँ से जो है सबसे पहली बार लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आकर आक्रमण किया। और अरब प्रांत का जो पूर्वी वाला एरिया था, ये पूर्वी प्रांत था, उसका एक सूबेदार था, उसका नाम था हज्जाज। हज्जाज क्या करता है कि वो उस समय के जो खलीफा थे, उस एरिया के जो खलीफा थे, उनका नाम था वाहिद या वाजिद। उनसे परमिशन मांगता है सिंध पर अटैक करने के लिए। भारत का जो एक प्रांत था उसका नाम था सिंध। सिंध का जो राजा था वो था राजा दाहिर। उस सिंध पर अटैक करने की परमिशन मांगते हैं कौन? हज्जाज। किससे परमिशन मांगते हैं? खलीफा वाहिद से परमिशन मांगते हैं। अच्छा, ये क्यों मांगते हैं परमिशन? क्योंकि ऐसे ही कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं कि जो ये हज्जाज था, हज्जाज जो है, हज्जाज की कोई एक नाव जा रही थी और उसमें जो है कुछ सुंदरियाँ, ये युवतियाँ उसमें जो है थी, नाव में थी। और क्या होता है कि श्रीलंका के पास जब वो नाव पहुंचती है तो वहाँ पे उनको लूट लिया जाता है नाव को, और उसमें भी हो धन संपत्ति वगैरह सब चीज़ उसको लूट लिया जाता है। उसी से ये नाराज़ होकर या खफा होकर ये क्या करता है कि ये प्लान करता है कि राजा दाहिर पे अटैक किया जाए, क्योंकि राजा दाहिर का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो उसकी जहाज़ जो है वो लूटी गई है, ऐसा उसमें कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं जाननी है, आप बस सिंपल सा जानिए कि जो हज्जाज था, सूबेदार था ये वहाँ का, पूर्वी प्रांत का, वो परमिशन मांगता है खलीफा वाहिद से, और खलीफा वाहिद हज्जाज को परमिशन दे देता है अटैक करने के लिए। कहाँ पर? सिंध पर, है ना। तो सबसे पहली बार हज्जाज क्या करता है, हज्जाज अपने दूत के रूप में कह सकते हैं, कमांडर के रूप में उबैदुल्ला को क्या करता है, भेजता है राजा दाहिर पर, जो कि सिंध प्रांत का राजा था, उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन उबैदुल्ला को क्या कर देता है, दाहिर जो है पराजित कर देता है। मतलब उबैदुल्ला जो होते हैं वो राजा दाहिर द्वारा पराजित किए जाते हैं। उसके बाद दोबारा हज्जाज क्या करता है, सेकंड नंबर पे किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो 17 साल का ही केवल होता है, और वो मकरान के रास्ते से भारत आता है। कहाँ से आता है? मकरान के रास्ते भारत आया। और जब वो सिंध वाले एरिया में पहुंचता है तो सिंध वाले एरिया में कुछ छोटे छोटे जो एरियाज थे सिंध प्रांत में, वहाँ पर वो सबसे पहले देवल पर विजय करता है। एक नीरुल किला था, उस पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद वो राजौर का युद्ध लड़ेगा, है ना। तो तीन चीज़ें आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर किताबों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, है ना। हमने इसको मल्टीपल सोर्सेस से लाकर आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। देवल पर विजय में क्या होता है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है, राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं, है ना। और इसी देवल शहर में क्या होता है, देवल शहर में ही मस्जिद बनवाई जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और यहाँ पर एक सेना रक्षा के लिए रख दी जाती है। मतलब ये एरिया इसके द्वारा जीत लिया जाता है, ये सिंध प्रांत के अंदर ही है। इस एरिया को जीत लिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, और यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इसकी कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक सेना रख दी जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा उसका देवल पर विजय। दूसरा देखिए आप, दूसरा है नीरुल किला। नीरुल किला, इसमें क्या होता है, ये भी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है। इस किले को भी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जीत लिया जाता है, राजा दाहिर यहाँ पराजित होता है। राजा दाहिर का एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है जय सिंह। जय सिंह क्या करता है, जय सिंह इसमें युद्ध में शामिल होना चाहता है, और ये जाता है वहाँ लड़ाई करने के लिए, लेकिन राजा दाहिर द्वारा क्या कर लिया जाता है, जय सिंह को वापस बुला लिया जाता है ना। और मोहम्मद बिन कासिम क्या हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम इसमें भी विजयी हो जाता है ना। थर्ड युद्ध आप देखिए, जो तीसरा युद्ध होता है उसे राजौर का युद्ध या कहीं कहीं रावर का युद्ध भी मिलेगा, है ना। ये होता है आपका 20 जून 712 ईस्वी को। कब होता है? 20 जून 712 ईस्वी को होता है। इसी युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर क्या हो जाएगा, इसी युद्ध में क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। और इनकी दो पत्नियां होती हैं, एक पत्नी का नाम है रानी बाई, और दूसरा इधर है लाडी बाई, यहाँ हमने लिखा है, अब इसको बताएंगे। एक है रानी बाई, दूसरी है लाडी बाई। तो इनकी जो है दो पत्नियां होती हैं।
तो जब दाहिर की मृत्यु हो जाती इस युद्ध में, राजा और के युद्ध में, तो रानी बाई क्या कर लेती, यहीं पे खुद को सती कर लेती हैं, सती हो जाती है यहीं पे ये। और इनका जो पुत्र होता है जयसिंह, वो जयसिंह यहाँ से भाग कर चला जाता है ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद भी जो है एक एरिया था उसी सिंध प्रांत के अंदर। जैसे होता नहीं कि प्रांतों में तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ऐसे ही समझिए आप कि उसमें ऐसे तमाम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाइप के थे। तो जो ब्राह्मणाबाद था वो भी सिंध प्रांत के अंदर ही था। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजा दाहिर मर जाता है, उनकी पत्नी जो है यहाँ पर सती हो जाती हैं, और इनका जो पुत्र जयसिंह होता है वो यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है, ये देखिए हमने एरो लगाया है, ये यहाँ से भागकर ब्राह्मणाबाद चला जाता है। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा, मोहम्मद बिन कासिम इनका पीछा करता है और ये ब्राह्मणाबाद पहुंचता है। ब्राह्मणाबाद का युद्ध होता है, ब्राह्मणाबाद में जयसिंह ये मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध होगा, और जयसिंह यहाँ से भी भाग जाएगा, है ना, युद्ध छोड़कर क्या होता है, भाग जाता है। और जो यहाँ पर राजा दाहिर की दूसरी पत्नी थी लाडी, लाडी की जो है दो पुत्रियाँ होती हैं, एक का नाम होता है सूर देवी, एक का नाम होता है परमल देवी। सूर देवी एवं परमल देवी, इन दोनों को कासिम क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है, और इन दोनों को क्या कर देता है, हज्जाज जो कि सूबेदार था, सूबेदार हज्जाज, हज्जाज के पास इन दोनों को भेज देता है ना। तो ये हो गया ओवरऑल जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो भी कह सकते हैं आप देवल पर विजय प्राप्त उसने किया था, निरुल किला पर उसमें आक्रमण किया था, उसको जीता था, उसके बाद राजाओं का युद्ध मतलब जीतता है वो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ब्राह्मणाबाद का युद्ध हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें होगी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उसके बाद लास्ट में 713 एडी में, 713 ईस्वी में क्या करता है वो मुल्तान पर क्या करता है, मुल्तान पर अटैक करता है और मुल्तान को जीत लेता है। ये अरबों की अंतिम विजय थी। इसी युद्ध के बाद, इसी मुल्तान को जीतने के बाद अरबवासियों को बड़ी मात्रा में, बहुत संख्या में कह सकते हैं सोना प्राप्त होता है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया था कि इस एरिया का नाम स्वर्ण नगर रख दिया था, सोने का नगर या स्वर्ण नगर नाम इसका रख दिया था, है ना। और यहीं पर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम द्वारा क्या किया जाता है, जजिया कर लगाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछेगा कि मध्यकालीन भारत में सबसे सर्वप्रथम या सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहली बार, है ना। आगे चलकर आपको औरंगजेब, फिरोज तुगलक, ये सब भी मिलेंगे कि सब ने भी जजिया कर लगाया था, लेकिन सबसे पहली बार अगर पूछेगा तो सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 713 ईस्वी में, है ना। उसके बाद जब मुल्तान को ये लोग जीतते हैं, सबसे अंतिम विजय की मुल्तान होती है, जब ये मुल्तान को जीतते हैं तो मुल्तान को जीतने के बाद यहाँ पर दो लोगों को यहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। एक का नाम होता है याजिद, एक का नाम होता है हबीब। इन दोनों लोगों का क्या कर दिया जाता है, यहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है ना। उसके बाद ये जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण, या कह सकते हैं अरबवासियों का सिंध पर विजय, या मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर विजय, इन सब के बारे में जानकारी भाई जाहिर सी बात है कहीं इसके बारे में लिखा गया होगा ना, वहीं से तो पढ़कर बताया जाता है। इसके स्रोत कहाँ पर हैं, तो दो ऐसी ग्रंथें हैं, दो ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। पहला है चचनामा। देखिए ज़्यादातर इतिहासकारों द्वारा चचनामा का कोई भी राइटर नहीं नाम दिया जाता है, कि इसका कोई राइटर नहीं है, उसके राइटर का नाम जो है कह सकते हैं आप क्लियर कट पता नहीं है कि कौन है इसका राइटर। लेकिन कुछ इतिहासकार चचनामा का जो राइटर है, चचनामा का जो लेखक है, उसको मानते हैं अमीर मासूम। उनका नाम क्या नाम है, अमीर मासूम, है ना। उसके अलावा एक दूसरी किताब है जिस किताब से सिंध के बारे में पूरा जो है पता चलता है, उस किताब का नाम है किताबुल फुतूह अल बलदान। किताबुल फुतूह ये हमने लिखा है किनारे, किताबुल फुतूह अल बलदान, ये बिलादुरी का है ना, ये किसका है, बिलादुरी का है। तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा अरबों का भारत पर आक्रमण। हमने सीक्वेंस से पूरा आपको बता दिया, है ना, सीक्वेंस से पूरा बता दिया, और यहीं पे हमारा ये अरबों का भारत पर आक्रमण खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका तुर्की आक्रमण, देखिए आप, है ना, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने सीक्वेंस यहाँ लिख दिया कि सबसे पहले अरबवासी भारत पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद ईरानी, ईरानी मतलब फारसवासी, जो फारस के खाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र होता है उन्हें बोला जाता था ईरानी, है ना। तो सेकंड नंबर पर इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिटेल नहीं पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आएंगे कौन, तुर्क, इनका आक्रमण होगा भारत पर। ये जो तुर्क होते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बार किया हुआ था टेंथ शताब्दी की बात है, लगभग 10वीं शताब्दी की बात है। अल्पतगीन था, अल्पतगीन नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, गजनी में तुर्क जागीर की नींव डाली थी। ठीक है, जो तुर्कों का मतलब वो कह सकते हैं वर्जिनेट हुआ था वो गजनी में हुआ था, और उसका कौन वो था, अल्पतगीन था। इसने राजधानी गजनी को बनाया था, है ना। उसके बाद अल्पतगीन की डेथ के बाद कौन आता है, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन आता है। ये 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक रहता है ये गजनी राजवंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। इसने ही समझिए भारत में गजनी उसकी नींव डाली थी भारत में, है ना। और इसी के नेतृत्व में ही पहली बार तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर पूछेगा कि भारत पर आक्रमण जो है किसके नेतृत्व पर तुर्कों ने पहली बार किया था, सुबुक्तगीन के नेतृत्व में पहली बार किया था। सुबुक्तगीन ने क्या किया था कि भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना,
जिसको उत्तर पश्चिमी प्रांत क्षेत्र बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा है, वहीं पे एक राजा थे, उनका नाम था जयपाल। राजा जयपाल की जो पूरा शासन था उनको बोलते थे हिंदू शाही शासन। हिंदू शाही शासन का जो राजा था उसका नाम था राजा जयपाल। राजा जयपाल पर पहली बार आक्रमण कौन करता है? सुबुक्तगीन आक्रमण करता है। लेकिन होता क्या है कि दोनों के बीच में संधि हो जाती है ना। दोनों के बीच में संधि हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है सुबुक्तगीन की जब डेथ हो जाएगी, तो डेथ के बाद इनके दो पुत्र होते हैं। सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं। कौन कौन होता है? एक छोटा पुत्र होता है, उसका नाम होता है इस्माइल। एक बड़ा पुत्र होता है, उसका नाम होता है महमूद गजनबी। लेकिन सुबुक्तगीन ने क्या किया था? सुबुक्तगीन ने अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बजाय अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे दोनों भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर, है ना, लड़ाई होती है आपस में। और महमूद गजनबी इसमें क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। महमूद गजनबी इसमें क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा? अब भारत पर आक्रमण करेगा, है ना। भारत पर क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा। और इसके आक्रमण करने के पीछे बहुत से रीजन है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का सबसे मेन मुद्दा था रिलीजियस। कुछ लोग कहते हैं धार्मिक कारण था। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल कारण था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि उसका अपना, उसके अंदर झील थी, धार्मिक मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहपन बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि लूट करना, भारत को लूटने का उसका मेन एजेंडा था। तो ये सब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग व्यू देते हैं। ये सब मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये प्रीलिम्स हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें देखिए, एक इतिहासकार थे हेनरी इलियट। क्या नाम है उनका? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। किसने कहा ये? हेनरी इलियट ने कहा। ये इतिहासकार हैं, ठीक है। ये विदेशी इतिहासकार हैं। इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किए थे। और सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था वो राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। राजा जयपाल, वही राजा जयपाल जिनके विरुद्ध सुबुक्तगीन ने सबसे पहली बार आक्रमण किया था। ये हिंदू शाही जो राजा थे, हिंदू शाही जो पूरा शासन चलता था, उसकी उसी के राजा थे, राजा जयपाल। इन्हीं के खिलाफ सबसे पहली बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। उसके अलावा देखिए, महमूद गजनवी के 17 युद्ध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार नज़र से गुजार दीजिए उसको। बाकी इसमें कुछ ही 2 3 4 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सोमनाथ का भी आएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण आएगा, है ना। ये सब चीज़ जाटों के विरुद्ध आएगा, ये सब चीज़ें भी आएंगी। तो सबसे पहला 1000 ईस्वी में क्या करेगा? जयपाल के विरुद्ध युद्ध करेगा वो। 1001 में सीमांत नगरों तथा दुर्गों के खिलाफ आक्रमण करेगा। 1003 में करता है भेरा पर आक्रमण करता है ये। उसके बाद देखिए 1005 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। उसके बाद 5 और 6 दो बार मुल्तान पर लगातार आक्रमण करता है, और छठे वाले में मुल्तान को जीतेगा ये 1008 में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि मुल्तान पर उस समय मुल्तान पर किसका शासन चलता था? यहाँ पर सिया संप्रदाय के शासक थे, उनका नाम था अब्दुल फतेह। अब्दुल फतेह जो थे वो सिया संप्रदाय के फॉलोवर थे, और उन्हीं का यहाँ शासन चलता था मुल्तान पर, और इसको ये जीतना चाह रहा था। तो इस पर क्या करता? पहली बार वो आक्रमण करता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। हालांकि हारता नहीं है, लेकिन को पूरी तरीके से अपने अंदर सब्जुगेट, ये कह सकते हैं अपने अधीन नहीं कर पाता है। तो ये दोबारा से फिर से अटैक करता है, और 1006 में वो मुल्तान पर जीत लेता है। उसके बाद 1008 में आनंदपाल पर चढ़ाई करता है, आनंदपाल को हरा देता है। 1009 में वाहिंद के निकट आनंदपाल को फिर से जो है वो हराएगा। 8 और 9, 5 और 6 में मुल्तान पर करता है, 8 और 9 में आनंदपाल को ये 9 वाले में हरा देगा। उसके बाद 1010 वाले में क्या होता है? तलवाड़ी का युद्ध होता है। 1014 में हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को हराता है ये। उसके बाद 18 में कन्नौज पर आक्रमण करता है। 15 में ये कश्मीर के विरुद्ध सैन्य अभियान करता है। 1021-22 में कलिंजर पर आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? विद्याधर यहाँ का शासक था, याद रखिए आप। विद्याधर यहाँ पे शासक था कलिंजर वाले में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1024 में वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। ये इसका 16वां आक्रमण था, है ना। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप याद रखिएगा कि महमूद गजनवी का साथ यहाँ पर दो हिंदू जो है सेनापति थे, उन लोगों ने साथ दिया था। एक था सेवक राम, एक नाम था तिलक। दो लोगों ने इसमें जो है इसका साथ दिया था, तिलक थे और एक कौन थे? सेवक राम, ठीक है। 1027 में क्या होता है? जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद यहाँ से बहुत सोना धन संपत्ति लूट के जाता है, तो रास्ते में जाट क्या करते हैं? इसको विरोध करते हैं, ले जाने से रोकते हैं। तो ये दोबारा से क्या करता है? उनको जब रख के आता है तो दोबारा से क्या करता है? जाटों के विरुद्ध जो है क्या करता है? अंतिम अभियान करता है और जाटों को पराजित करता है। तो ये हैं इसके ओवरऑल युद्धों के बारे में महमूद गजनवी के। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाला है उपाधियाँ, महमूद गजनवी की उपाधियाँ आप देखिए। इसकी 3 उपाधियाँ टोटल थी। पहला उपाधि जो थी यामिनुद्दौला। यामिनुद्दौला यामिनुद्दौला मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। आप खुद ही समझिए, अगर किसी को उस एम्पायर का दाहिना हाथ मान लिया जाए, मतलब बहुत बड़ी पावर उसको दे दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपना मनमानी करेगा और अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? वो
आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो यामिनुद्दौला किसको उपाधि दी गई थी? साम्राज्य का दाहिना हाथ उसका मतलब होता है। उसके अलावा दूसरी थी आमीनुल मिल्लत, अमीनुल मिल्लत, इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। उसको बता दिया गया था कि आप मुस्लिम्स के कह सकते हो प्रोटेक्टर हो, आप संरक्षक हो, है ना, एक ये भी उपाधि इसको दे दी गई थी। उसके अलावा सुल्तान, एक किताब है, उस किताब का नाम है तारीख़ गुज़ीदा, तारीख़ गुज़ीदा। इस तारीख़ गुज़ीदा में मेंशन है कि पहली बार या पहला कोई ऐसा तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, है ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, इन लोगों ने भी सुल्तान की उपाधि ली थी या सबसे पहली बार इन लोगों थी, लेकिन तारीख़ गुज़ीदा के अनुसार सबसे पहली बार अगर किसी ने सुल्तान की उपाधि ली थी, पहला ऐसा कौन तुर्क था, तो वो था महमूद गजनबी। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे। इसके दरबार में जो कवि रहते थे उसमें एक हैं अलबरूनी, अलबरूनी का बहुत फेमस है। अलबरूनी का जो दूसरा नाम था, ये कह सकते थे अलबरूनी, अलबरूनी का एक और नाम था, उनका नाम था अबू रेहान या मुनज्जिम। अलबरूनी, अबू रेहान या कह सकते हो मुनज्जिम। उसके अलावा अलबरूनी को विद्यासागर की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? विद्यासागर की उपाधि मिली थी। अलबरूनी द्वारा जो लिखी गई किताब है उसका नाम है किताबुल हिंद, या उसी का नाम है तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद, कहीं कहीं मिलता है। अलबरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था जिसने पुराण पढ़ी थी, है ना, पुराण। जैसे हिंदू धर्म में होता है वेद, पुराण, है ना, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब होता है ना। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला क्या था? वो पहला जो है, वेद होता है, पुराण होता है ना, आरण्यक होता है, उपनिषद होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुसलमान था। उसके अलावा अलबरूनी के अलावा उतबी था, जो दर्शन शास्त्र का विद्वान था। इसकी किताब का नाम है उतबी का किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी। उतबी की किताब का नाम है किताबुल यामिनी, अलबरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद। बैहाकी, बैहाकी की जो किताब है उसका नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन, है ना, इसने पूरी सुबुक्तगीन के बारे में इतिहास लिखी है। बैहाकी, ये भी इसके दरबार में रहता था। इसका नाम है इसकी किताब का नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन। बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा गया है। लेनपुल एक इतिहासकार हैं, फॉरेन इतिहासकार हैं लेनपुल। लेनपुल ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है, पूर्वी पेप्स कहा है इसको। उसके अलावा और कौन कौन से रहते थे? उजारी रहता था, तूसी रहता था, उनसूरी, असजदी, फारूखी, है ना। उसके अलावा एक और थे फिरदौसी, फिरदौसी किताब का नाम है शाहनामा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। फिरदौसी का शाहनामा इंपॉर्टेंट है। बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता है, लेनपुल द्वारा कहा गया है। और इनकी किताब का नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन। उतबी की किताब का नाम है किताबुल यामिनी। और अलबरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुसलमान था, है ना। तो ये हमने इसको देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर